नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पेपर 1 की एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि विविध की है। विविध में टोटल 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं, उसमें से 5-7 टॉपिक है। उसमें से एक टॉपिक आज हम लोग गरीबी एवं बेरोजगारी में गरीबी का पार्ट देखने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन हर हाल में रहेगा दोस्तों। ठीक है, विविध में एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन जनरल जीएस में। अब बोल दीजिए जीएस में, यानी कि इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में या ज्योग्राफी वाले पार्ट में एक क्वेश्चन रहेंगे। तो इस तरह से 2 क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से कंफर्म आपको एग्ज़ाम में मिलने वाला है। ठीक है, तो आप लोग धैर्य बनाए रखें और MSH क्लासेस के साथ अगर इस चैनल को अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जो भी झारखंड के जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना अति महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि इस MSH क्लासेस चैनल पे आप लोग को चुनिंदा टॉपिक इस तरह से कराया जाएगा कि एग्ज़ाम में आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है गरीबी। सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं कि गरीबी किसे कहा जाता है, गरीबी की परिभाषा क्या होती है। तो गरीबी की परिभाषा क्या होती है? गरीबी अथवा निर्धनता का आशय उस सामाजिक अवस्था से है जिसमें समाज के एक वर्ग के लोग अपने जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ नहीं है। ऐसी ही स्थिति को गरीबी या निर्धनता कहा जाता है। ठीक है, अब कहने का आशय क्या होता है? ऐसा स्थिति जिसमें लोग अपने न्यूनतम आवश्यकता में, अभी वर्तमान में क्या है कि आपके पास भोजन की सुविधा ना हो, आपके पास रहने के लिए आवास की व्यवस्था ना हो, आपको स्वास्थ्य की व्यवस्था ना हो, आपको पढ़ने के लिए शिक्षा संस्थान की व्यवस्था ना हो। तो ये सभी न्यूनतम आवश्यकताओं की अगर पूर्ति आपके जीवन में नहीं हो रही है तो कहा जा सकता है कि वह व्यक्ति गरीब है और उस स्थिति को गरीबी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। गरीबी को मापने का प्रयास समय समय पे होता रहा है। इसी के तहत विकासशील देशों के संबंध में ऐसा पहला प्रयास, किस देशों के संबंध में? विकासशील देशों, याद रखना है, विकासशील देशों के, विकसित देशों नहीं दोस्तों, विकासशील देशों के संबंध में ऐसा पहला प्रयास 1990 के मानव विश्व विकास रिपोर्ट में मिलता है। ठीक है, मानव विश्व विकास रिपोर्ट में देखने को मिलता है। अब गरीबी के कितने रूप होते हैं उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, आपको गरीबी से इतना अच्छे से आपको आज का क्लास में करा दिया जाएगा कि फिर से दोबारा कहीं से भी गरीबी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, चाहे वह करेंट हो या फिर पुराना डाटा हो। ठीक है दोस्तों, बस आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखें। गरीबी के 2 रूप होते हैं। अब कौन कौन सा गरीबी? तो पहला देखिए, एक होता है सापेक्षिक गरीबी और एक होता है निरपेक्ष गरीबी। ठीक है, तो गरीबी 2 प्रकार से, सापेक्ष गरीबी से मापा जाता है और एक होता है निरपेक्ष गरीबी। अब हम लोग पहले सापेक्ष गरीबी को देखते हैं। ठीक है, क्योंकि एक ही साथ अगर दोनों देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा, माइंड में होच पोच हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो सापेक्ष गरीबी देखते हैं। सापेक्षिक गरीबी से गरीबी के सापेक्ष रूप का ज्ञान होता है। ठीक है, सापेक्षिक रूप से सापेक्ष का ही ज्ञान होगा, अर्थात विभिन्न आयु वर्ग के बीच, ठीक है, विभिन्न आयु वर्ग के बीच कितनी असमानता है यह स्पष्ट होता है। सापेक्षिक गरीबी में क्या है कि लोगों के बीच जो विभिन्न आय वर्ग से संबंध रखते हैं उन लोगों के बीच आखिर में असमानता कितनी ज़्यादा है, तो इसी सापेक्षिक गरीबी में इसी असमानता को दर्शाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सापेक्षिक गरीबी का अध्ययन तुलनात्मक रूप से होता है। जैसे हम लोग असमानता बोले तो असमानता क्या है कि मान लीजिए मेरे पास 100 रुपये है, किसी के पास 500 रुपये है, तो दोनों में असमानता कितने हैं, 400 का है। तो यही तुलना भी तो वही चीज़ हुआ कि हम लोग के दोनों के आय के बीच की तुलना हो रही है। तो तुलना में भी
तुलना में, असमानता में या सापेक्ष रूप से निकाला जाता है। ठीक है, चलिए इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल है, पहला व्यक्ति का आय अगर 5,000 रुपया हम लोग मानते हैं और दूसरा व्यक्ति का आय अगर हम लोग 1,000 रुपया मानते हैं, तो इस स्थिति में दोनों के बीच विषमता जो है वह 4,000 रुपये के बराबर है। और दोनों के बीच में अगर तुलना करेंगे तो एक व्यक्ति, जो पहला व्यक्ति है, वह दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा 4,000 रुपया अधिक आय अर्जित किया हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए, दूसरी स्थिति में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति की अपेक्षा 4,000 के बराबर गरीब है। ठीक है, सापेक्षिक गरीबी को लॉरेंज वक्र एवं गिनी गुणांक विधि से मापा जाता है। ठीक है, लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक विधि से मापा जाता है। ठीक है, जैसे क्या होता है, इस तरह से लॉरेंज वक्र का जो है डायग्राम जो होता है वह इस तरह से होता है। एक तरफ आपका होता है, इधर होता है आय होता है। ठीक है, तो एक व्यक्ति का ये हुआ इधर, और इधर होता है ये ठीक है, आय होता है, व्यय होता है। सॉरी दोस्तों, अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, हम किसी में शॉर्ट वीडियो बना के इसके बारे में हम डाल देंगे। थोड़ा सा अभी कन्फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको बस इतना ही याद रखना, आपसे मैपिंग कभी नहीं पूछेगा कि हाँ लॉरेंज वक्र में कैसे होता है। ठीक है, क्योंकि आप विशिष्टता अर्थात इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, आप जीएस के पेपर का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो जीएस वाले पेपर में बस यही चीज़ मेंस में रहता है, तो मेंस में आपको डायग्राम बना के दिखाना पड़ता। लेकिन अभी प्रीलिम्स है, तो प्रीलिम्स में क्या है कि आपको बस इतना बताना है कि लॉरेंज वक्र से कि कौन सी गरीबी को मापा जाता है। तो लॉरेंज वक्र से सापेक्षिक गरीबी को मापा जाता है, साथ ही साथ गिनी गुणांक से भी सापेक्षिक गरीबी को मापा जाता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं निरपेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी क्या होता है? निरपेक्ष गरीबी का मापन न्यूनतम आय, ठीक है, क्या न्यूनतम आय, उपभोग स्तर एवं न्यूनतम आवश्यकता। न्यूनतम आवश्यकता में क्या हो गया? भोजन, आवास, वस्त्र, शिक्षा आदि के रूप में मापा जाता है। अर्थात निरपेक्ष गरीबी किसको कहते हैं? एक्चुअल में यही गरीबी है। ठीक है, मीन्स कि वैसा इंसान जिसके पास न्यूनतम आवश्यकता को पूर्ति करने के साधन नहीं है, उसे निरपेक्ष गरीबी माना जाता है। और एक्चुअल में देखा जाए तो यही गरीबी की स्थिति है। उसमें क्या है कि दोनों हो सकता है कि दोनों की स्थिति, जो सापेक्ष गरीबी है, दोनों की स्थिति अच्छी हो और दोनों में से कोई गरीब नहीं है, लेकिन एक दूसरे के तुलना में वो गरीब है। ठीक है, मान लीजिए किसी का इनकम 2 लाख रुपया है पर मंथ और किसी का है 1.5 लाख, तो 2 लाख वाले की अपेक्षा में जिसका 1.5 लाख है वो 50,000 के बराबर गरीब है। ठीक है, लेकिन क्या 1.5 लाख कमाने वाला पर मंथ गरीब होता है? नहीं होता है। लेकिन निरपेक्ष गरीबी में क्या है कि वो अपनी न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति करने में भी सक्षम नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं निरपेक्ष गरीबी में। निरपेक्ष गरीबी का प्रयोग सर्वप्रथम खाद्य एवं कृषि संगठन, ठीक है, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने प्रथम महानिदेशक, याद रखना है, FAO के प्रथम महानिदेशक कौन? R. बॉयड ने 1945 ईस्वी में किया था। ठीक है, निरपेक्ष गरीबी का सर्वप्रथम अगर किसी ने आकलन किया है तो वह R. बॉयड, R. बयार्ड, ठीक है, R. बयार्ड, इस तरह से नाम अलग अलग स्पेलिंग मिलता है। ठीक है, हर बुक में अलग अलग, कहीं कहीं पे सीधा सीधी इस तरह से बयार्ड कर दिया जाता है। ठीक है, कहीं कहीं पे ये बयार्ड कर दिया जाता है, तो आपको बैड याद रखना है। ठीक है, बैड याद रखिएगा ना, वो ऑटोमेटिक, चाहे स्पेलिंग ऐसे वैसे कुछ भी रहे आप लगा दीजिएगा। ठीक है, तो 1945 में FAO को महानिदेशक के रूप में ये कार्य कर रहे थे और इसी ने सर्वप्रथम निरपेक्ष गरीबी को मापने का काम किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत में निर्धनता की माप के लिए निरपेक्ष गरीबी का प्रयोग किया जाता है। भारत में जो गरीबी की माप के लिए निरपेक्ष गरीबी का ही प्रयोग किया जाता है। सापेक्ष गरीबी समझ लीजिए विकसित देशों में काम करता है, लेकिन निरपेक्ष गरीबी जो है हम जैसे विकासशील देशों के लिए ये काम करने वाला एक सही आकलन देता है।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कौन एक्चुअल में गरीब है, किसके पास खाना नहीं है, रहना नहीं है, ये सबको देखा जाता है। इसलिए भारत में जो भी निर्धनता की माप की जाती है वह भी किसके अनुरूप की जाती है, तो निरपेक्ष गरीबी के अनुरूप। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस प्रकार के गरीबी में एक गरीबी रेखा खींची जाती है। ठीक है, इस प्रकार का जो निरपेक्ष गरीबी है उसको निकालने के लिए एक गरीबी रेखा खींची जाती है और तत्पश्चात रेखा से नीचे वाले को गरीबी रेखा और रेखा से ऊपर वाले को अपर गरीब रेखा कहा जाता है। ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन और अपर पॉवर्टी लाइन। ठीक है, मीन्स कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन में यापन करने वाले, जिसका लाल कार्ड बनता है, अभी आप लोग देखे होंगे पंचायत लेवल पे बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस गरीबी का माप हेड काउंट अनुपात एवं सेन गरीबी गुणांक से की जाती है। हेड काउंट मतलब कि काउंट करके 1 2 3 इस तरह से हेड काउंट करके इस गरीबी का आकलन किया जाता है। साथ ही साथ सेन गरीबी गुणांक से भी इसका आकलन किया जाता है या माप किया जाता है। चलिए, गरीबी निर्धारण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, गरीबी निर्धारण का इतिहास देखते हैं। दादा भाई नौरोजी, जिसे ओल्ड मैन कहते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन कहते हैं, ठीक है, की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में सर्वप्रथम गरीबी रेखा 1867-68 में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 16 से 35 रुपया निर्धारित किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा, तो कब, 1867-68 में। किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। कौन सी पुस्तक से, तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, याद रखना है, ये 3-4 क्वेश्चन हमेशा पूछता है। ये वाला चीज़, ये वाला जैसे हिस्ट्री में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हिस्ट्री में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस तरह से ये हर एक जगह पूछा जा सकता है, क्योंकि दादा भाई नौरोजी भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, जिन्होंने सर्वप्रथम अंग्रेज़ों के द्वारा यहाँ से जो संसाधन अपने देश ले जाया जाता था उसके विरुद्ध में एक आकलन पेश किया था। ठीक है, जो संसाधनों का दोहन के रूप में जाना जाता है। चलिए दूसरी पॉइंट देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद पहली बार वैज्ञानिक तरीके से, अब स्वतंत्रता के बाद पहली बार कौन तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से वर्ष 1971 में गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया, जो नीलकांत दांडेकर और वी.एस. रथ के फार्मूले पर आधारित था। हम लोग जानते हैं दांडेकर और रथ फार्मूला, ठीक है, तो इसी पे आधारित था और ये कब हुआ था, 1971 में। ठीक है, आज़ादी के बाद प्रथम वैज्ञानिक आधार पे अगर पूछा जाए गरीबी मापने का कौन सा फार्मूला था, तो दांडेकर एवं रथ फार्मूला था, जिसमें नेशनल सैंपल सर्वे (NSS) के उपभोग खर्च के आंकड़े प्रयोग किए गए थे। NSS के द्वारा जो उपभोग पे आंकड़े थे उसी को क्या किए गए थे, प्रयोग में लाए गए थे। इसमें ग्रामीण एवं शहरी दोनों के लिए, देखिए जो रथ एवं दांडेकर जो फॉर्मूला था उसमें क्या किया गया था, ग्रामीण एवं शहरी दोनों के लिए एक ही औसत कैलोरी 2250 कैलोरी का निर्धारण किया था। यहाँ पे ग्रामीण और शहर के लिए अलग अलग नहीं दिया था। जो 1971 में आया उसमें साफ साफ बता दिया कि 2250 कैलोरी से अगर कम किसी के पास कैलोरी ग्रहण कर रहा है तो वह गरीब है, और उससे ऊपर वाले अगर 2250 से अगर ऊपर कैलोरी वो ले रहा है तो वह व्यक्ति गरीब नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वर्ष 1979 में योजना आयोग ने वाई के अलग की अध्यक्षता में, ठीक है, किसके अध्यक्षता में, वाई के अलग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिन्होंने कैलोरी के हिसाब से, इन्होंने भी क्या किया, कैलोरी के हिसाब से गरीबी की मांग की। अतः इसी समिति के द्वारा सर्वप्रथम ग्रामीण एवं शहरी दोनों के लिए अलग अलग कैलोरी, देखिए ग्रामीण एवं शहरी दोनों के लिए अलग अलग कैलोरी का मात्रा कब से लाया गया, तो वाई के अलग समिति के सिफारिश पे लाया गया और 1979 से लाया गया। ठीक है, 1979 से लाया गया और इसमें ग्रामीणों के लिए 2400 कैलोरी और
शहरों के लिए, शहरी के लिए 2100 कैलोरी गरीबी रेखा निर्धारण किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। वर्ष 1989 में लकड़वाला समिति का गठन योजना आयोग ने, देखिए 1989 में, पहले 79 था, अब 10 साल के बाद 1989 में लकड़वाला समिति, ठीक है, लकड़वाला समिति का गठन किसके सिफारिश पे? योजना आयोग ने गरीबी आकलन के लिए किया। इसने ऊपर गठित समितियों के कमियों को सुधारने की कोशिश की और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के लिए, अब यहाँ पर भी देखिए लकड़वाला भी जो है वह ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए अलग अलग सूचकांक की बात की, अलग अलग सूचकांक की, यहाँ पे कैलोरी की मात्रा नहीं आई है, अलग अलग सूचकांक की बात की। इसके तहत इन्होंने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI के प्रयोग की बात की। अब CPI के प्रयोग तो बोल दिया, लेकिन इसमें एक वर्ड जो जोड़ दिया कि ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए अलग अलग सूचकांक चाहिए, और ये तो टोटल दोनों मिला के CPI एक सूचकांक है, लेकिन अब अलग अलग क्या सूचकांक है उसको देखते हैं, जिसमें शहरों में औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वालों के लिए CPIW इंडस्ट्रियल वर्कर, और गांव में कृषि क्षेत्रों में काम करने वालों के लिए CPIAL अर्थात एग्रीकल्चरल लेबर को लाने का सुझाव दिया। अर्थात शहर में जो इंडस्ट्री में काम करते हैं उस वर्कर के अनुरूप में, और गांव में जो खेती या कृषि कार्य करते हैं तो एग्रीकल्चरल लेबर के रूप में नापने का सुझाव दिया। कौन सुझाव दिया दोस्तों? लकड़वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन योजना आयोग, इसमें योजना आयोग गरीबी का आकलन करने के लिए नमूना सर्वेक्षण के आधार पर करता था, जिसे राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में, प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर किया जाता था, जिसमें परिवार के उपभोग खर्च के आधार पर, अर्थात यह आकलन उपभोग व्यय या उपभोग खर्च तो किसके द्वारा? तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, ठीक है, के आधारित था। इसमें शहरी के लिए 2100 कैलोरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी को आधार माना। ठीक है, उपभोग में इतना का, अगर इतना कैलोरी का उपभोग कर रहा है तो वह गरीब नहीं है, उससे कम का जो उपभोग करेगा वो गरीब होगा। ठीक है, ये बात कहा गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वर्ष 2004 में योजना आयोग ने सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया। किसने किया? योजना आयोग ने। कब किया? 2004 में। किस समिति का गठन किया? तो सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया, जिसने अपनी रिपोर्ट में जीने के लिए कीमत को आधार माना। किसको आधार माना? देखिए, बाकी कैलोरी चल रहा था, उपभोग चल रहा था, ठीक है, अब यहाँ पे कीमत की बात हुई, कीमत को आधार माना। इस आधार पर इन्होंने एक उपभोग बास्केट का प्रयोग ग्रामीण व शहरी दोनों के लिए एक ही स्तर पर किया। ठीक है, अब सुरेश तेंदुलकर ने एक उपभोग बास्केट का प्रयोग किया, जिसमें ग्रामीण व शहरी दोनों के लिए एक ही बास्केट का प्रयोग को लाया, जो कि सही नहीं था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। इस बास्केट के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन व टिकाऊ उपभोग वस्तुएं आदि को शामिल किया गया। अब यहाँ पे इस बास्केट में क्या क्या चीज़ को शामिल किया? ये बास्केट में ऐसा नहीं है कि आलू, प्याज, टमाटर वगैरह का बात नहीं हो रहा है, इसमें वैसे वैसे टॉपिक को डाला गया जिससे गरीबी का आकलन किया जा सकता है। तो उसमें शिक्षा को डाला, स्वास्थ्य को डाला, मनोरंजन की स्थिति को डाला और टिकाऊ उपभोग वस्तुएं को डाला। ठीक है, इसी के आधार पे यहाँ पे गरीबी का निर्धारण किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। SR हाशिम, ठीक है, SR हाशिम एवं NC सक्सेना समिति, इसका गठन कब हुआ? 2009 में, जिस दौरान तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट कौन सी? तेंदुलकर, सुरेश तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट 2009 में प्रकाशित होती है, रिपोर्ट प्रकाशित होती है। उसी वक्त
SR हासिम एवं NC सक्सेना समिति का गठन किया गया। ठीक है, इसी दौरान सरकार ने शहरों में देख लीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, शहरों में गरीबी निर्धारण के लिए SR हासिम की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इसी के आकलन पर सरकार ने शहरी गरीबी के लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लागू करना था, पर सरकार ने ऐसा नहीं किया। ठीक है, हासिम जो है आपसे पूछ देगा कौन सी गरीबी का आकलन किया था, तो दोस्तों शहरी गरीबी का। ठीक है, शहरी गरीबी का आकलन करने के लिए SR हासिम की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था और इन्हीं के आधार पर 2013 का जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है उसे लागू करना था सरकार को, लेकिन किसी कारणवश ये लागू नहीं हो सका और ठंडे बस्ते में यह सुझाव जो है वह रखा गया। चलिए अगला देखते हैं आगे पॉइंट। साथ ही 2002 में देखिए शहरी के लिए वो कर दिए हासिम जी। अब 2002 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, किसके लिए? ग्रामीण क्षेत्रों के लिए NC सक्सेना कमेटी का गठन किया गया था। इन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में यही बात को दोहराया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दुनिया के अधिकांश देशों और यूनाइटेड नेशन के FAO खाद्य और कृषि संस्था में भी गरीबी का आकलन उपभोग के पोषण मूल्य अर्थात कैलोरी मूल्य के आधार पर किया जाता है। इसलिए योजना आयोग ने तेंदुलकर के स्थान पर आप किसको? C रंगराजन की अध्यक्षता में 2012 में नई कमेटी का गठन किया, जिसने जुलाई 2012 में ही अपनी रिपोर्ट क्या कर दी? प्रस्तुत कर दी। आगे देखते हैं अब यह क्या होता है। अतः इस कमेटी के आधार पर, इस कमेटी जो रंगराजन कमेटी है, कमेटी के आधार पर 2011-12 में 29.5% लोग गरीब थे। भारत में कितने परसेंट लोग? 29.5, 29.5% लोग गरीब थे। जबकि तेंदुलकर कमेटी के आधार पे जो गरीबी का आकलन किया गया था उसमें बताया गया था कि भारत के 21.9% लोग गरीब है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, बार बार पूछा गया है कि 29.5 जो है वह किसके अनुसार गरीब था और 21.9 जो है वह किसके अनुसार गरीबी का एक डाटा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, चलिए गरीबी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य एकदम ध्यान से दोस्तों, यहाँ से प्रश्न एकदम डायरेक्ट आपको मिलेगा एग्जाम में। 8वीं पंचवर्षीय योजना में निर्धनता को पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। निर्धनता को पूर्ण रूप से समाप्त करने का लक्ष्य किस योजना में रखा गया था? तो याद रखना है 8वीं पंचवर्षीय योजना में ऐसा लक्ष्य निर्धारण किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी द्वारा वर्ष 1971 में दिया गया, जिसे 5वीं योजना के मुख्य लक्ष्य के रूप में शामिल किया गया। 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो इंदिरा गांधी के द्वारा 1971 में नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ का नारा, उसको 5वीं पंचवर्षीय योजना में मुख्य लक्ष्य निर्धारित किया गया। 5वीं योजना का कार्यकाल क्या था? तो 74 से 78 था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। विकासशील देशों में गरीबी रेखा के अनुमान के संबंध में $1.90 प्रतिदिन मानक के रूप में विश्व बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा यह निर्धारण किया गया। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा $1.90 प्रतिदिन ने स्वीकार किया, जबकि भारत में योजना आयोग ने 1.90 के स्थान पे $1.02 प्रतिदिन आय को स्वीकार किया है। मीन्स कि $1.02 से अगर कम किसी की आमदनी है तो वह गरीब है, अगर उसके बराबर या उससे अधिक है तो वह गरीब नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, धार्मिक समूहों में
धार्मिक समूहों में शहरी क्षेत्रों में सर्वाधिक निर्धनता मुस्लिमों का है। अगर सभी धर्म, भारत के जितने भी धर्म हैं उसमें से धार्मिक रूप से अगर निर्धनता की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा निर्धन कौन सा धर्म के लोग हैं, तो मुस्लिम धर्म के लोग हैं। कितना, 33.9% लोग मुस्लिम गरीब हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रंगराजन समिति के अनुसार, किस समिति के अनुसार, रंगराजन समिति के अनुसार 3 सर्वाधिक निर्धन राज्य। ठीक है, ये पुराना डाटा है तो, लेकिन आपसे बार बार यही डाटा रिपीट किया जाएगा, क्योंकि जब तक कोई दूसरा कमेटी गठन नहीं हो जाता है, वो अपना रिपोर्ट नहीं दे देता है, तब तक के लिए वही डाटा हमेशा करेंट कहलाता है। जैसे जनगणना 2011 हुआ है, अब देख लीजिए 2024 आ गया, लेकिन जब तक अभी नया डाटा नहीं आ जाता है तब तक 21 का जनगणना जो है, 11 का जनगणना है, वही करेंट डाटा कहलाएगा। इसी तरह गरीबी में भी है। ठीक है, तो रंगराजन के अनुसार छत्तीसगढ़ जो है वह सर्वाधिक गरीब राज्य है, उसके बाद मणिपुर है, उसके बाद उड़ीसा है। कितना है, 47.9 है छत्तीसगढ़ में, मणिपुर में है 46.7 और उड़ीसा में 45.9% लोग गरीब हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नीति आयोग द्वारा भारत के राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की गरीबी के मापन के लिए 25 नवंबर 2021 को राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक NMPI जारी किया गया। इसके अनुसार, ठीक है, NMPI के अनुसार, मतलब कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, शीर्ष 5 गरीब वाले राज्य, सबसे ज़्यादा गरीब कौन सा राज्य है, ये देखिए, ये नया डाटा है। ठीक है, 21 का डाटा है, लेकिन ये बहुआयामी गरीबी की बात हो रही है। तो बहुआयामी गरीबी में सबसे ज़्यादा गरीब कौन राज्य है, बिहार है, 51.91% लोग। ठीक है, झारखंड है सेकेंड नंबर पे, 42.16% लोग, और थर्ड है उत्तर प्रदेश, 37.79% लोग, फोर्थ है मध्य प्रदेश, 36.65% लोग, मेघालय जो है वह 32.67% लोग जो है वह गरीब है। ठीक है, चलिए इसी तरह केंद्र शासित प्रदेश में भी देख लेते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश में पुदुचेरी जो है वह 1.7% लोग गरीब है, जबकि लक्षद्वीप में 1.82% लोग गरीब है। अंडमान निकोबार में 4.3% लोग, जबकि दिल्ली में 4.79 और चंडीगढ़ में 5.79% लोग गरीब हैं। चलिए निम्न 5 गरीबी वाले राज्य। ठीक है, अब 5 गरीबी, निम्न 5 गरीबी मतलब कि सब कम गरीबी वाले 5 राज्य। तो सबसे कम गरीब अगर राज्यों में देखा जाए तो केरल में सबसे कम गरीबी है। ठीक है, केरल में कितना है, मात्र 0.71% गरीब है। और सेकेंड में है गोवा में 3.76% लोग गरीब हैं। सिक्किम में देख लीजिए 3.82% लोग गरीब है। तमिलनाडु में देख लीजिए 4.89% लोग गरीब है, और पंजाब में 5.59% लोग गरीब हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आयाम व मानक, अर्थात यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है, पूछा गया है 6 JPSC में भी पूछा गया है, अदर कंपटीशन में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय बहुआयामी जो गरीबी सूचकांक है उसका मुख्य घटक कौन सा है। तो मुख्य घटक कौन कौन सा है, तो मुख्य घटक शिक्षा है, स्वास्थ्य है और जीवन स्तर है। अब शिक्षा और स्वास्थ्य और जीवन स्तर में फिर उसका उपघटक क्या क्या है उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो देखिए स्वास्थ्य में टोटल भारांश कितना लिया गया है, 1.3 लिया गया है। अब 1.3 में 1.6 जो है यह पोषण से संबंधित होगा, 1/12 जो है 1/12 जो है बाल तथा किशोर मृत्यु दर से संबंधित होगा, और 1/12 लोग जो होगा 12 जो वह क्या होगा, पूर्व प्रसव देखभाल से संबंधित होगा। जितने लोग भी होंगे उसका 1/12। ठीक है, तो यहाँ पे इन तीनों को अगर जोड़ा जाएगा तो ये 1/3 होगा। जैसे क्या हो जाएगा, 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/12
तो नीचे में एलसीएम लेंगे तो यह 12 हो जाएगा। अब 12 हो जाएगा तो यहाँ पे 6 से अगर करेंगे तो यहाँ 2 + 1 + 1 तो क्या हो जाएगा 4 + 12। तो ये 4 + 12 तो 4 तिया 12, तो इस तरह से 1/3 निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से निकाला जाता है। HDR में भी वही होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं शिक्षा में। शिक्षा में भी 1/3 लिया गया है। अब 1/3 किसको किसको मिला के आता है, तो 1/6 जो है स्कूली शिक्षा के वर्ष के रूप में शामिल किया गया है, और 1/6 जो है वह स्कूल में उपस्थिति को लेके दर्शाया गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जीवन स्तर। तो जीवन स्तर में क्या है, 1/21 जो है खाना पकाने का ईंधन के रूप में, 1/21 स्वच्छता के रूप में, 1/21 पीने का पानी के रूप में, और 1/21 बिजली के रूप में, और 1/21 आवास के रूप में, और 1/21 संपत्ति के रूप में, और 1/21 बैंक खाता के रूप में। अर्थात इन सभी का जोड़ जो होगा वह मेरा कितना हो जाएगा, वह मेरा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 1/3 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जीवन स्तर में यहाँ पे कर दीजिएगा, जीवन स्तर में 1/3। ठीक है, 1/3 कर दीजिएगा। जीवन स्तर में भी 1/3 पॉइंट लिया गया है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट में से 2004-5 से 2011-12 तक की अवधि में गरीबी में 15.28% की कमी दर्ज की गई है। देखिए 2004-5 से जब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे गरीबी का प्रतिशत क्या हो रहा है, घटते हुए जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं NSSO के 68वें दौर अर्थात 2011-12 में अखिल भारतीय स्तर पर ग्रामीण और शहरी भारत के लिए औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय MPCE क्रमशः 816 और 1000 रुपये दर्ज किए गए थे। न्यूनतम उपभोग व्यय 2011-12 के अनुसार, रंगराजन समिति के अनुसार और तेंदुलकर समिति के अनुसार। देखिए रंगराजन समिति के अनुसार शहर वाले लोग में प्रति माह कितने रुपये, तो 1407 रुपये अगर कमा रहा है प्रति महीना तो वह गरीब नहीं है, उससे नीचे वाले गरीब होंगे। और प्रतिदिन 47 रुपया। तो अब देखिए दोस्तों, ये लोग तो माप देते हैं, लेकिन क्या एक दिन में 47 रुपया खर्च करके आप क्या हर चीज़ को मुहैया करा पाएंगे? नहीं पाएंगे। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र में 972 रुपया प्रति माह, और मतलब कि 1000 रुपये से भी कम का आमदनी अगर गांव में है तो आप गरीब नहीं रहेंगे। ठीक है, और प्रतिदिन 32 रुपया, ओनली 32 रुपीज़, तो अगर आप कमा रहे हैं तो आप गरीब नहीं होंगे। इसी तरह तेंदुलकर ने तो और भी ज़बरदस्त रूप से काम किया है। देखिए 1000 रुपया शहर में, 1000 रुपया दोस्तों, ठीक है, 1000 रुपया अगर शहर में आप प्रति माह कमा रहे हैं तो आप गरीब नहीं हैं। और साथ ही साथ 33 रुपया शहर में, 33 रुपया दोस्तों, 33 रुपया कमा रहे हैं प्रतिदिन तो आप शहर में गरीब नहीं रहेंगे। और ग्रामीण में तो और भी अलग कर दिया, 816 रुपया अगर प्रति महीना आप कमा रहे हैं तो आप गरीब नहीं हैं, और 27 रुपया अगर प्रतिदिन आप कमा रहे हैं तो आप गरीब नहीं हैं। चलिए निर्धनों की सर्वाधिक संख्या वाले 5 राज्य। अब यहाँ पे निर्धनों की संख्या, ठीक है, टोटल संख्या, प्रतिशत की बात नहीं हो रही है। तो उत्तर प्रदेश में देख लीजिए 809.10 लाख लोग, अर्थात सबसे ज़्यादा गरीब कहाँ पे रह रहा है? उत्तर प्रदेश में। सेकेंड स्थान किसका है? बिहार में है, 438.10 लाख लोग हैं। थर्ड में है मध्य प्रदेश, 327.80 लाख लोग जो है वह मध्य प्रदेश में गरीब है। चौथे नंबर पे पश्चिम बंगाल जो है वह 275.40 लाख लोग जो है वह गरीब है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में 228.30 लाख लोग हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं न्यूनतम निर्धनता अनुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश।
निर्धनता अनुपात वाले। अंडमान निकोबार देख लीजिए, अंडमान निकोबार में 6% है, ठीक है, 6% जो है निर्धनता अनुपात है। सेकेंड जो है वह गोवा में है, गोवा में है 6.3%, और लक्षद्वीप में है 6.5%, पुदुचेरी में है आपका 7.7%, और हिमाचल प्रदेश में है 10.9%। 5 ग्रामीण उपभोग व्यय प्रति व्यक्ति प्रति माह करने वाले राज्य, ठीक है, यहाँ पे उपभोग व्यय प्रति व्यक्ति प्रति माह के आधार पे हम लोग बात कर रहे हैं। शीर्ष वाले देख रहे हैं और निम्न वाले देख रहे हैं। तो शीर्ष में कौन सा है कि उपभोग व्यय करने वाले, तो देखिए पहला है दिल्ली। दिल्ली कितना उपभोग कर रहा है, 1492.46, ठीक है, और मिजोरम जो है वह 1231.03, थर्ड में है नागालैंड 1229.83, फोर्थ में है गोवा 1200.60, 5 में है मणिपुर 1185.19, निम्न में हम लोग देखते हैं उड़ीसा जो है वह 876.42 है। सेकेंड में देखते हैं उत्तर प्रदेश 889.82%, ठीक है। झारखंड देखते हैं थर्ड नंबर में आ रहा है, झारखंड कितने नंबर पे आ रहा है, थर्ड नंबर पे आ रहा है 904.02। 4 नंबर में देख रहे हैं छत्तीसगढ़ जो है वह 911.80, और 5 में है पश्चिम बंगाल 934.10, ठीक है। तो इस तरह से पूरी की पूरी गरीबी जो है हम लोग का टॉपिक समाप्त होता है। कल हम लोग बेरोजगारी की बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। आप बस धैर्य बनाए रखें, MSH क्लासेस पे विश्वास बनाए रखें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों तक भी इसे शेयर करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। हम आप लोगों को हर एक वो टॉपिक बता देंगे जो आपको बाकी चैनलों में नहीं के बराबर में मिलता है, ठीक है दोस्तों। बस मेरा उद्देश्य आप लोगों तक सेवा पहुंचाना है, ठीक है, जिससे कि बहुत सारे ऐसे लोग जो पैसों की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं उन लोगों तक भी हम इस शिक्षा के ज्वाला को पहुंचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। बस इसमें आप लोगों की सहयोग की ज़रूरत है। चलिए हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।